प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले असद उमर शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मनसूख, दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर फरार। नून लीग पीपल्स पार्टी मामलात बेहतर, चेयरमैन पीसीबी की तैनाती के मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया। नजम सेठी पीसीबी से फारिग, शाहिद खाकान अब्बासी की भी लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने मुल्क भर में भरपूर हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। बड़े नाम इसमें शमूलियत इख्तियार कर गए, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इस मुल्क के गरीब को धुतकारा जाता है और जबकि अशराफिया जमीन हथिया लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद के सेक्टर 11 में पुलिस फाउंडेशन की हाउसिंग स्कीम में ग्रीन एरिया का प्लॉट 13 साल बाद बहाल कर दिया। इसकी अहम तफसीलात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इसाक खाकवानी साहब। उनको वेलकम करेंगे। इसाक खाकवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बीबी। अच्छा खाकवानी साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस के आपने हालिया दिनों में बात हुई, असद उमर ने काशिफ अब्बासी साहब के शो में गुफ्तगू की और उन्होंने अपनी जो उनकी जमात थी उसमें होते हुए जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लीडरशिप को मशवरे देने के हवाले से और बहुत सारे और मामलात के बारे में उन्होंने बातचीत की। और उनका ये कहना था कि हमारी नहीं सुनी जाती थी, एक शिकायत का तासुर था जो उसमें मौजूद था। एक तो ये बताइए कि इस गुफ्तगू को आप कैसे देखते हैं? जब असद ने पार्टी ज्वाइन की तो हम कराची गए इनके घर पहली दफा। तो मेरा कुदरतन एक जो आपस में मेंटल लेवल था, मैं हमारी आपस में सिंक्रोनाइजेशन अच्छी थी और मैंने उनके साथ जितना वक्त भी गुजारा है बड़ा रिस्पेक्टफुल और बड़ा अच्छे तरीके से हमने एक दूसरे का किया। मेरे आज तक उनके साथ एक चीज पे भी ना इख्तलाफ हुआ है, ना ही कोई मुंह मारी हुई है, ना कोई बदअखलाकी हुई है। लिहाजा मैं असद को सिर्फ मेरे दिल में अफसोस ये हुआ कि जब वो आए तो वो हमारे साथ मिलके काम करना चाहते थे और चंद हजरात ने यहाँ पर बैठ के, जिसमें शफकत, शीरीन बीबी और शाह महमूद और इसी तरह एक आध बंदे और मिल के ना उन्होंने असद को एक ग्रुप में, अपने ग्रुप में शामिल करने में कामयाब हुए और वो जहांगीर खान से आहिस्ता आहिस्ता अलहदा हो गया, जो कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक काम करने वाला आदमी जो चीजें समझता था, कॉर्पोरेट सेक्टर का आदमी था, वहाँ टेक्निकल लोगों की चीजें जरूरत थी, मगर वो फिर इनके बहलावे में आ गए कि जहांगीर ने जो भी उन्होंने समझाया होगा। मैंने कभी फिर असद से न कभी गिला किया है न कुछ। मेरा हुकूमत आने के बाद भी मेरा 1 साल 1.5 साल उनके साथ अच्छी सलाम दुआ व्हाट्सएप SMS पे हमेशा वो इज्जत से जवाब देते थे। फिर बाद में दूरियां बढ़ गई तो मैंने भी कभी नहीं किया, उन्होंने भी कभी राब्ता नहीं किया। जो रह गया ना ये बात यहाँ पर कि ये बात जरूर है कि लोग पार्टी के अंदर प्लेटफॉर्म पे अपना अपना व्यू देते हैं और हो सकता है कि असद भी जरूर देते होंगे अपना व्यू, और ये भी हो सकता है कि उनके साथ आजकल तो हमें नहीं पता, मगर उस वक्त तक तो हमारे में आपस में कोई इख्तलाफ नहीं था इस किस्म का। सब चीजें ठीक चल रही थी, हर कोई बाकायदा अपने अपने कंपार्टमेंटलाइज होके अपने अपने काम में शुगल में लगे हुए थे। बाद में जब हुकूमत मिल गई तो वहां पर जो फिशर्स बन जाते हैं, लोगों में नाराजगियां, चीजें और दौड़ लग जाती है। तो वो मैंने उस दिन भी क्लासरा साहब के प्रोग्राम में कहा कि जब मैं एक ही दफा प्राइम मिनिस्टर बने हुए इमरान खान को एक दफा मिला हूँ 1-to-1 मुलाकात में, मगर मैं जहांगीर साहब को साथ लेके गया गवाह बनाकर कि जो मेरी बात होगी वहाँ एक बंदा गवाह होना चाहिए, क्योंकि लोग बाद में उस मीटिंग्स में कोई ना कोई चीज गलत फहमी जरूर पैदा हो जाती है। तो मैंने वहां पर जैसे मैं अंदर गया, हाथ मिला के पहला लफ्ज इमरान खान साहब ने कहा, ये अभी इनके 3-4-5 महीने ये ऐसे हुए थे, 6 महीने मुझे अब याद नहीं, तो वो पहला लफ्ज उन्होंने कहा, यार असद ने मरवा दिया। अच्छा, वो शायद वो उसकी तरफ इशारा था कि वो IMF के साथ जो उनकी डीलिंग हो रही थी, उस डीलिंग में बहुत सारे लोगों को इतराज था कि उनका जो तरीका था, वो डील को क्लोज करने का जो तरीका था, वो शायद
वो नहीं कर सके, और GHQ भी इस चीज के ऊपर नाला था, और खान ने बड़े मजबूर होके असद को फिर इस काम से वापस IMF से डील करने से वापस कर लिया और किसी और को फिर उन्होंने दे दिया। तो ये पहला लफ्ज उन्होंने कहा। तो अब जब आपस में मीटिंग्स होती हैं और जो अंदर बात होती है वहां लोग अपनी बात जरूर करते होंगे। असद भी इमरान खान के बड़े क्लोज थे और वो जरूर बात करते होंगे कि साहब ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है। अब उस चीज को इमरान खान कोई मानते थे, कई चीजें नहीं मानते थे, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आदमी हर बात को ना मानने पे पार्टी छोड़ दे। ये कभी नहीं हुआ, किसी पार्टी में भी नहीं होता। हाँ, कोई खुदा न खास्ता मुल्क का बहुत बड़ा मसला हो तो उसके अंदर बंदा मुल्क की वफादारी की खातिर पार्टी से नाराज हो जाए और पार्टी से अलहदगी कर ले, वो अलहदा चीज है। मगर ये जो रोजमर्रा की चीजें होती है ना, इसमें लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं, फिर आगे जब उसका फॉल आउट होता है तो वो फिर उनको पता लग जाता है कि जी हमारा ये चीज गलत है, ये खिलाफ। एक मैं और चीज बता देता हूँ। एक दफा जब ये हम कर रहे थे कोशिश कि पनामा का केस लड़ा जाए या ना लड़ा जाए, ये फिर वही शफकत साहब, शाह महमूद, शीरीन बीबी, ये सारे अलहदा होकर कहने लगे कि नहीं लड़ना चाहिए केस। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही भी था कि शायद अगर हमें वहाँ कामयाबी ना हुई तो 2018 के इलेक्शन में तो फिर जितने हमारे इल्जामात हैं वो गलत साबित होंगे तो वो कोई उसकी परवाह नहीं करेगा। इधर से मैं और जहांगीर दो बंदे थे जो आए थे जिन्होंने सबूत पेश किए चंद, और वो बड़े मंतकी सबूत थे। और वो चीज उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपके पास वक्त भी नहीं होगा, तो मैं नहीं, हमारे पास वक्त है, जरा सुना दें कि आपने कैसे कैद किया था और आपके पास सबूत कहाँ से आए थे सर। वो आपने बड़ी लंबी एफर्ट्स की हुई है, इसके लिए मैं सुनना चाहता हूँ सर। आप अंदाजा नहीं कर सकते कलासरा साहब, मैं आदत नहीं है अपने ढोल बजाने की। जितना मैंने काम किया है, जितनी मैंने वहां पर मेहनत करके चीजें की हैं, लोगों को तो इसका इल्म ही नहीं है। और पार्टी के अंदर जो खान साहब थे वो समझते थे ये अल्लाह ताला ने उनको हमें मुलाजिम बना के रखा हुआ है और वो मुलाजमत हमने करनी है चाहे जो भी हो। वो उसी पे खुश थे कि ये सारे मेरे मुलाजिम हैं, मेरे इर्द गिर्द बैंड बजाते हैं, चलो खैर है, उनकी मर्जी है। तो मैंने उनको सबूत ये पेश किया कि नवाज शरीफ साहब का जो 2013 का जो कागज था नॉमिनेशन पेपर, उसके अंदर उन्होंने अपने दो वारिस अपना डिपेंडेंट्स दिखाए थे। डिपेंडेंट्स होते हैं जो उनके ऊपर जिनका मतलब है जिनको वो ख्याल करते हैं और उनके ऊपर उनका है। एक तो उनकी बेगम साहबा थी, तो दूसरा कौन था? तो हमने जब वो पता किया तो वो हमारे एक बड़े बेहतरीन डॉक्टर मुबशर साहब के एक दोस्त और शागिर्द थे, और वो उन्होंने मुझे बताया कि ये कागज में ये जो दो डिपेंडेंट्स हैं, इनमें एक डिपेंडेंट मरियम बीबी है, और मरियम बीबी उस जो फ्लैट्स हैं उनकी ओहदेदार थी वहां पर, जो उनके कागजात बने थे ट्रस्टी जी। मैं मतलब लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो वो ट्रस्टी उसको बनाया हुआ था। तो वो जो बंदा किसी की कफालत में हो, वो इतने बड़े ओहदे के और पैसे का तो वो नहीं हो सकता ना जनाब मालिक। तो वो होता है जो बंदा उनसे कोई रोजाना का अखराजात या महीने के अखराजात या बाप से पैसे लेना भी कोई शर्म की बात नहीं है। तो वो माँ बाप देते रहते हैं बच्चों को पैसे, तो वो कफालत में तो वो नहीं आती थी, क्योंकि तो शादी हुई थी, और फिर वो शादी अगर ना भी कामयाब हो ना तो फिर भी कफालत में खामन तो बीवी तो हो सकते हैं, बाप बेटी भी हो सकते हैं अगर वो उम्र उनकी ऐसी ना हो। तो ये तो माशाल्लाह बड़ी, और बेटे उनके बाहर थे, लिहाजा उन्होंने उनको अपना दो बंदों को कफालत में दिखाया होता, एक उनकी बेगम साहबा और एक बेटी। तो जब ये था तो इसका मतलब है कि शी वॉज इनडायरेक्टली ओनर ऑफ द फ्लैट्स। तो देयरफॉर वो एक कफालत से ये पैसे उनके नहीं हो सकते थे, ये उनके वालिदैन या किसी ने दिए हुए पैसे किसे खरीदी हुई थी। तो उसके ऊपर वकीलों ने भी और सब ने बड़ा उसको सराहा कि ये जी ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त है। तो वो फिर हमने ब्रिगेडियर एजाज शाह मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, दोस्त हैं,
और अजीजदारी भी है थोड़ी सी उनके साथ, और वो आजकल बीमार हैं, उनके लिए दुआ भी करें सर। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि यार, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार नईम बुखारी बड़ा अच्छा वकील है यार, इसको पकड़ते हैं, बाकी लोग जो है ना वो इधर उधर फिसल जाएंगे, नईम बुखारी नहीं फिसलेगा किसी सूरत में। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मैं उनकी मीटिंग करा देता हूँ आपकी। तो नईम साहब फोन शोन नहीं उठाते, उनकी आदत नहीं है, तबीयत नहीं है। तो मैंने उनके साथ जाकर उनको यहाँ, उनके एक दोस्त है बहुत जिनके पास ये जाकर सब लंदन में ठहरते हैं, इजाज शाह साहब भी उनके पास जा ठहरते हैं और नईम बुखारी भी लंदन में उनके पास जाके ठहरते हैं, और वो मेरे भी कॉमन फ्रेंड थे। तो इन द सेंस मैं वाकिफ था, फ्रेंड नहीं था, मेरे का वाकिफियत थी। वो कौन सा है सर, अगर कोई नाम को सीक्रेट अगर ऐसा नहीं है छोड़े ना, वो उनका वो एक प्राइवेट आदमी है, मैं उनका क्या नाम, ठीक हो गया, मुनासिब नहीं है उनका। तो वो हम उनके घर गए, उन्होंने बड़े खाना शाना खिलाया, उन्होंने मजबूर किया कि नईम ये बड़ा अच्छा काम है, ये तुम मेहरबानी से ये करो। खैर नईम ने रात को, आपको पता है शुगल मेले में गपशप में, सुबह उसने फिर फोन किया कि मैं ये केस करूंगा। तो हमने कहा यार बड़ी मेहरबानी। तुम उसने कहा तुम्हारे पास कोई है बंदा जो मेरे साथ अभी मेरे दफ्तर की कोई है फैसिलिटी? मैंने कहा जी बिल्कुल है दफ्तर की फैसिलिटी। मैंने अपने एक्स अटॉर्नी जनरल साहब, एक दोस्त है मेरे, उनका दफ्तर था, तो वो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा भाई साहब आप आ जाएं, दफ्तर हाजिर है, कंप्यूटर चीजें चीजें हाजिर है। वहाँ एक यंगस्टर था अटॉर्नी जनरल साहब के पास, जो आजकल असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उस वक्त वो अपना काम कर रहे थे। उनके वालिद जो थे एक फेडरल सेक्रेटरी थे, वो हमारे दोस्त भी थे, आना जाना भी था, उनका बेटा था। वो जनाब हमारे साथ मिलके उसने तमाम चीज़ों को वो 1 to all इकट्ठा किया। वो लाइन इंटरनेट पे गए, सारे जो कागजात थे इकट्ठे करके नईम को जब दिए तो नईम हैरान हो गया। उसने कहा ये बच्चा मेरे साथ जाएगा तो फिर मैं ये काम करूंगा। तो उसने नईम ने अपने साथ उनको लेके गए इस्लामाबाद, अपने घर पे ठहराया। 3 दिन उनको बिल्कुल बाहर नहीं जाने दिया। सारी उन्होंने उनसे तफसील से कागजात बनाकर जो फाइलिंग हुई थी वो इस तरीके से हुई। अब ये तो किसी को नहीं मालूम, ना ही कोई किसी ने जजा देनी है ना सजा देनी है, ना इमरान खान से किसी को उम्मीद होनी चाहिए कि उनका कोई काम करे तो अल्लाह ना करे उनके मुंह से कभी निकले कि वेल डन। मैंने उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी साहब से वाहिद आदमी हूँ जिसने वहाँ अरेंज किया। उनकी मैंने मुलाकात की कराई जब वो जा रहे थे। नहीं, आपने मुलाकात अरेंज कराई थी? मैंने मुलाकात कराई। ये मलिक रियाज साहब के जहाज पे गए थे? मलिक रियाज साहब ना, जहांगीर खान के जहाज पे वो जाते थे मलिक साहब के साथ, उनकी वाकफियत हुई। बाद में जब वो वजीर आजम बने, मैं वजीर आजम से पहले की बात कर रहा हूँ, जो इंडिया टुडे का जो प्रोग्राम होता था वहां पर वो जा रहे थे, तो मेरा वसीला निकल आया। उसने मुझे कहा कि उनको कहो कि प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। मैंने कहा जी हाँ मैं पूछ देता हूँ। तो उनसे मैंने पूछा तो वो प्राइम मिनिस्टर ने एक आम आदमी का टाइम कराया और वो कहते हैं मुझे कि मैं यार शाह महमूद से पूछ लूं। मैंने कहा सर जरूर पूछ लें। नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछ लूं। इमरान खान साहब ने कहा कि मोदी साहब से मिलने का टाइम मिल रहा है तो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं। ईमानुल्लाह ये बात है, खान साहब हयात हैं, अल्लाह उनको इससे बड़ी जिंदगी दे। मैं भी हूँ, जो बंदा बीच में कराने वाला है वो भी हयात है, वो तो खैर हिंदुस्तान में है। मगर हमने जनाब इनका अरेंजमेंट कराई। जब जहाज जहांगीर खान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उठने वाला था, मतलब उड़ने वाला था, तो मैंने उनके पायलट को कहा मुझे मैसेज कर देना। उसने मैसेज किया, मैंने अपने गो बिटवीन को मैसेज दिया, उन्होंने फॉरेन ऑफिस को कहा, एंड इमरान खान वाज रिसीव्ड एट दिल्ली एयरपोर्ट। अच्छा। और उस दिन जापान का प्राइम मिनिस्टर आया हुआ था इंडिया, उन्होंने वहां से टाइम निकाल के उन्होंने मोदी साहब को मिलाया। और आगे साहब ने वहां जाकर क्या बात की होगी तो शर्मिंदा ही किया होगा। ये अपने साथ किसको लेके गए? एक नईम उल हक को लेके गए, एक अपना शाह महमूद को ले गए, फिर सारे मिलने के लिए तैयार हो गए। फिर आन चौधरी मेरे दोस्त जो हैं वो भी कहने लगे मैं भी जाता हूँ, उनको भी साथ ले गए। हालांकि प्राइम मिनिस्टर से जब बात हो रही है एक लीडर की, हो सकता था कोई उनमें आपस में कोई इस किस्म की चीज हो शायद जो अपने पास रखना चाहते हैं, वो सारी जमात को साथ लेके चले गए। खैर फिर भी जब वापस आए तो मुझे सिर्फ इतना कहा,
वाह यार वाह, बड़ा तुमने अरेंज किया, वाह, खत्म, एक लफ्ज से आगे नहीं बात की। नहीं, इनकी क्या तो गुफ्तगू मैं हुई? क्या क्योंकि बताऊं जी? आपको बाद में रिपोर्ट नहीं हुआ क्या गुफ्तगू हुई ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के और इमरान खान साहब यार ये बताओ, ये इतने बंदे थे जो बैठे थे वहां, उनके क्या बात करते? खैर प्लेजेंट्रीज हुई। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, आप उसके कागज निकाल के देख लें, क्लिप्स निकाल के देख लें, उन्होंने पहले आते ही मोदी की ऐसी तैसी फेर दी पब्लिक में, और उनके बारे में जो बुरा भला लफ्ज कहा, जो अपना गैर मुनासिब अल्फाज से, मैं उसका क्या कहूँ। अच्छा, तो खान उन्होंने तो उसको तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, इनका ये हाल था। अच्छा, और खान साहब अभी आपने बड़ा असद की तरफ मैं बात नहीं सर, कर रहा हूं। असद के पहले आने से पहले एक सवाल सर मेरा, थोड़ा प्लीज ले लीजिएगा सर। पूरा प्रोग्राम हम आपके साथ कर रहे हैं सर, एंड तक आप हमारे साथ रहेंगे। बहुत सारी आपसे हमने बातें सवालात पूछने हैं। ये अभी आपने बड़ा तफसील से बताया कि पनामा कैसे, मतलब शरारत सारी आपकी की हुई है, सारा कुछ आपने अरेंज किया, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन, इमरान खान साहब को राजी वगैरह। लेकिन हमारे पिछले एक शो में आपने कहा, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, आपने कहा कि ये जो कुछ हमने पनामा पे किया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या बाकी के खिलाफ, हमें नहीं करना चाहिए था, हमने ठीक नहीं किया था। तो डू यू फील के मैंने इस तरह की नहीं बात की सर प्लीज? ना 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 ना, मैंने जो चीज मैंने आपने की कहा है, उनके साथ ज्यादती हुई थी। हाँ ज्यादती हुई, मैं ये बात की। और क्योंकि केसेस में अंदर से वो कोई चीज इनको पास इस तरह की नहीं मिली जिसके ऊपर वो करते। उन्होंने वो DGFIA जो थे, उन्होंने वो अकामा का केस निकाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अकामा के ऊपर बड़ी ज्यादती की कि उनको ये क्या, ये मैंने कहा था। मगर मैंने अपने जो केस है उससे मैंने अपने आप को वो नहीं किया कि नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अकामा पे नहीं होना चाहिए था। जो आपने चीजें ढूंढी थी, वजीर आजम, साबिक वजीर आजम अब हैं नवाज शरीफ साहब, उन पे डिस्क्वालीफाई होना चाहिए था, नॉट ऑन अकामा। ना, मैं यही कह रहा हूँ, अकामा का कोई मकसद नहीं बनता है। इन जजेस ने कमाल की हिकमत अमली इस्तेमाल की और उन्होंने बड़ी ज्यादती की एक आदमी को अकामा के ऊपर। खान साहब एक बात बताएं, सॉरी मैं आपकी बात काटूं, बट दैट्स वेरी, क्योंकि न्यू चीजें हैं लोगों के लिए, मेरे लिए भी। क्या मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो हो, तीसरी दफा वजीर आजम हो, इस मुल्क को चला रहा हो, क्या उसको इजाजत होनी चाहिए कि किसी तीसरे मुल्क में नौकरी कर रहा हो, उनके पास अकामा भी हो? इज इट ऑलराइट फॉर एनी कंट्री एंड इट्स प्राइम मिनिस्टर? सर बात सुने, ये अफसोसनाक एक चीज थी कि इस तरह की चीजें बड़े लोग करते नहीं है, ना ही करनी चाहिए। सिर्फ फैसिलिटी थी कि शायद कोई बरात मिलती होंगी। नहीं सर, वो खान साहब कहते थे उस वक्त, PTI कहती थी मरात नहीं, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग बाहर करनी होती तो सारी आधी से ज्यादा ये भी हो सकता है। नवाज लीग जो है ना, इन्होंने दुबई सऊदी अरब के कामे लिए हुए हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग वो मतलब इस तरह होती थी। ये तो एलिगेशन है ना जनाब, ये आपकी पार्टी लगाती थी, फॉर्मर पार्टी। सर प्रूफ जो है ना, वो तो वहां पर सिर्फ ये था ना कि उन्होंने तनख्वाह ली थी और तनख्वाह डिक्लेयर नहीं की थी। इसी तरीके से जब आपको याद है, ये जस्टिस चीमा थे, अपना गुजरांवाला डिवीजन में MNA का इलेक्शन लड़े थे, उनकी बीवी उनसे नाराज थी, तो वो बीवी के तलाक नहीं थी, तो बीवी का उनने अपने कागजात में इनकम जो थी उनकी बैंक में वो नहीं दिखाई। तो उन्होंने कहा कि ये बीवी के कागज नहीं, लिहाजा इनको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाए। तो उन्होंने, चूंकि ब्रदर जज था, उन्होंने सिर्फ उनको कहा कि आप डिस्क्वालिफाइड हैं मगर जाएं दोबारा इलेक्शन लड़ने। इसी तरीके से ये लोग अपने दोस्तों को हर जगह पर, हर आदमी कोई ना कोई सहूलियात देता है। और कई बंदों को 1 साल के लिए किया, किसी को राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक कर दी, किसी को 5 साल कर दिया, किसी को सारी उम्र के लिए कर दिया। इनके हाथ 3-4 ये चीजें चल रही हैं। पूरे सुप्रीम कोर्ट के केसेस निकाल ले, अगर ये 3-4 चीजें ना हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अच्छा सर, हमने ब्रेक लेनी है, आपके पास अभी ब्रेकिंग स्टोरी भी है मुझे पता है, और अभी हमने असद उमर साहब पे भी पूछना है। जहांगीर तरीन साहब लंदन गए हैं, उनकी कोई मीटिंग हुई है नवाज शरीफ साहब से? नहीं हुई। आपसे बहुत सारा पूछना है। एक ब्रेक के बाद मेरा ख्याल है ये रबिया ने ब्रेक लेने, आप हमारे साथ ही रहिएगा सर, बड़े सारे सवालात रहते हैं आपसे पूछने। जी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अफगानी साहब, ब्रेक से पहले हमने जब बात का आगाज किया था तो असद उमर साहब से किया था, वो फिर बात दरमियान में काफ़ी और इम्पोर्टेंट डिटेल्स भी शेयर हुई। ये बताइए, कमिंग बैक टू असद उमर साहब, उनके हवाले से क्या बड़ी खबर है? नहीं, मैं तो कोई उनके हवाले से नहीं कोई खबर। मैं वैसे कहता हूँ कि यहाँ पर जो पार्टी के लोग होते हैं, वो जब चेयरमैन साथ बैठा हो तो उनको जैसे चीजें बताते हैं ना,
तो उनको दूसरे एक ग्रुपिंग बन जाती है कि हमारी बात मानी जाए या फलां की बंदे की बात मानी जाए। वो आपस में वो उस एक दूसरे को बढ़ चढ़ कर वो काटते हैं, वो टीम का हिस्सा नहीं बनते। यहाँ पर मुसीबत यह है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ चुगली भी उठाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात भी काटते हैं ताकि वो लीडर पर मुसल्लत हो जाएं और उनके ऊपर वो करें। मसलन मैं आपको एक चीज बताऊं, जब ये जनरल बाजवा और उनकी टीम से नेगोशिएशंस हो रही थी, उसमें असद साहब भी थे, उसमें फवाद चौधरी साहब भी जट बिरादरी के हिसाब से वो भी बीच में आ गए। कोटा रखा हुआ था जट्टों का, मतलब जट्टों का कोटा मौजूद था वहां पे। जी हाँ, वो मतलब लोग करते हैं ना, अपना रास्ता बनाते हैं। नहीं, क्योंकि बाजवा साहब भी जट थे तो ये फवाद चौधरी साहब भी जट हैं। मतलब हालांकि इस लेवल पे होती नहीं है इस किस्म की कोई बात। सर इसी लेवल पे तो होती है खाकवानी, सब इसी लेवल पे होती है, आपने खुद तो कहा। वैसे मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये इसी तरह 2-3 और साथी भी, शाह महमूद साहब भी बीच में, और हर कोई लाइमलाइट लेने के लिए वहां पहुंच जाते थे और वहां जाकर बात छात कर आते थे। उसके जब ये चीज आगे नहीं बढ़ रही थी तो आपको शायद इल्म हो, या मैं बता देता हूँ पब्लिक के लिए भी, कि ब्रिगेडियर एजाज शाह ब्रिगेडियर थे और जनरल बाजवा साहब उनके ब्रिगेड मेजर थे। अच्छा, उसी ब्रिगेड में। जी हाँ, ये उनका ताल्लुक था। कहाँ ब्रिगेडियर हो जो पूरी ब्रिगेड चलाता है, और उसका जो मूवर शेकर होता है ना, स्टाफ ऑफिसर, वो एक मेजर होता है जिसको कहते हैं बीएम कहते हैं। तो जनरल बाजवा साहब बीएम थे अपना ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब के, तो ये उनके साथ ताल्लुक था। मैंने 1-2 दफा कहा थी शायद शुरू में कि साहब एजाज शाह साहब बड़े मिलने जुलने वाले हैं, लोगों को बरसरे इक़्तिदार लोगों में, इनको कोई रोल देना चाहिए कि ये अफहाम व तफहीम कराने में कोई हेल्प करेंगे। खैर वो यहाँ उनके खिलाफ जाती थी बात, कहते थे ये मुझे इमरान खान साहब ने खुद कहा यार वो तो मुशर्रफ का आदमी है। मैंने कहा सर मुशर्रफ के नीचे 6 लाख फौज थी, 15-20 लाख उनके शायद ये सरकारी मुलाजमीन थे, वो सारे उसको जैसर 2 बैग्स फुल सर कहते थे। तो सारे बंदे सरकार के ओहदे की वजह से एक दूसरे को सलाम दुआ करते हैं, जाती ताल्लुकात और होते हैं जनाब वाला। खान साहब खुद 3 साल मुशर्रफ साहब के साथ रहे थे सर, उनके बल्कि रेफरेंडम में उनको वोट डलवाए थे वर्दी के साथ, उनको शौकत खाना बुलवाया था, करोड़ों रुपए चंदा लिया हुआ है उन्होंने, तो उन्हें क्यों इतराज था इस बात पे? यही कमाल है ना जनाब, जिस बंदे की थोड़ी बहुत ही पोजीशन बने उसको रन डाउन करना, और जो पोजीशन ना हो तो उसको आसमान पे चढ़ा देना। खैर जब ये बातें हो रही थी, एक दिन एजाज शाह साहब बहुत ही, ये हुकूमत हटने की बात है, बहुत ही मायूस थे इनके काम से। उनका दिल था कि यार ये क्या हो रहा है, कि आई कुड हैव बीन अ ब्रिज बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड अपना द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इन्होंने हमें कभी इस्तेमाल नहीं किया, ना इस तरह को यूज किया कि भाई आप जाएं हमारे ताल्लुकात बढ़ाने में। अगर दोस्त इकट्ठे करने में तो कोई हर्ज नहीं ना जनाब, आपके जितने दोस्त ज्यादा हो आपकी हुकूमत उतनी पायदार होती है। ये बिजनेस में भी जो दोस्त होते हैं तो वो भी इसी तरह इकट्ठे मिलके जब काम करते हैं तो माशाल्लाह उनको रंग लगता है उनकी अपना अच्छा सर, आप क्या फील मुझे उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने इमरान खान को कहा कि इमरान खान साहब आपके घर में बैठे थे, कहने का आपके घर में कुरान शरीफ है? उसने कहा जी हाँ है। उसने कहा सर मंगाए ना अंदर से। नहीं, ये किसने कहा सर, दोबारा प्लीज बताइएगा थोड़ा सा सर। जी ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने, ये जब इनकी मीटिंग, इनकी हुकूमत खत्म हो गई और वो आपस में लड़ाई झगड़े का मेयार जो था वो बढ़ता गया आगे अपना इदारों में, और इमरान खान साहब के साथ और जाती तौर पर जो चीजें बढ़ती गई, तो और उसमें बातचीत भी चल रही थी। अभी तो हुकूमत चल रही थी, इमरान खान साहब भी हुकूमत में थे, मगर वो बातचीत चल रही थी तो ये कमेटियां जाती थी लाके जनरल बाजवा साहब को और बाकी उनके अफसरान से मिलते थे। तो उन्होंने कहा कुरान शरीफ है आपके घर में? उन्होंने कहा हाँ है। कहने के सर मंगाए ना, ये सामने वो तो और भी बंदे बैठे थे। उन्होंने कहा सर ये कुरान शरीफ पे मैं हाथ रख के कह रहा हूँ आपको कि आपकी टीम जो जनरल बाजवा साहब के पास जाती है, वहां जाकर और आपसे कोई और बात करके जाते हैं, उनसे जाके कोई और बात करते हैं, जब वापस आते हैं तो और बात करते हैं।
आपकी जो टीम है वो आपको लेट डाउन कराने में माशाल्लाह काफी किरदार अदा कर रहे हैं। ये मैं कुरान शरीफ पे हाथ रख के आपको बता रहा हूँ। ये ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने इमरान खान को कहा ये बात। जी, अभी हुकूमत उनकी टूटी नहीं थी, बट वो डामाडोल थी, सारा कुछ हो रही थी। बिकॉज आ जा रहे थे लोग के समझाएं जी ये ऐसे ना करे, ये ना हो जाए, वो ना। ये अंदर से जो लोग होते हैं, आप समझते हैं कि ये जबरदस्त किस्म के मेरे जर्नैल हैं, ये जो हमारे जो साथी हैं, ये हमारे बड़े खैर खा हैं। अंदर से ये सारे अपने लिए अच्छा सर, आपने बड़ा तफसील से बताया। आज आपने देखा होगा कि बड़े इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर थे मस से कि टॉप हमारे वजीर रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं। आज असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानतें जब वो कैंसिल हुई हैं वहाँ से अदालत से, द वे दे रैन, जब तो वो भाग कर गए हैं, गाड़ी में बैठे हैं और चले गए हैं। हाउ डू यू व्यू दैट? दोनों आपके पुराने दोस्त कॉमरेड। देखें, अगर मेरी बेल कैंसिल होती ना, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे पास भी कई वक्त ऐसे आए हैं, हमने भी चीजें बर्दाश्त की हुई हैं। हमने तो भुट्टो साहब की जेल में मैं खुद गया हूँ वहाँ। अच्छा, वो छोड़े, बाय गॉड आई वुड हैव सेड कि ठीक है जी, मेरी बेल कैंसिल हो गई है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं अपने वकील को कहता कि भाई अगले फोरम पे चलते हैं, कागज बनाते हैं। अगर वो कहते कि जी आपको यहाँ से जेल ले जाना, मैं कहूँगा जेल चले जाते हैं। ये भागने का कोई ताल्लुक नहीं बनता जनाब। क्या इसके अंदर आपका एक दिन आप बाहर रह जाएंगे, 2 दिन के बाद आप पकड़े जाएंगे, या आप भाग के किसी और अदालत में जाके पहुंच जाएंगे कि मैं जी बाहर पकड़ने के लिए आए हुए हैं, मुझे जी बचाए। अच्छा, आप ये बताइएगा सर, जो ये तो जेवर है यार। अगर आप किसी अच्छे कौल के लिए, अच्छे काम के लिए अपने बुर्दबारी दिखाते हैं, इज्जत दिखाते हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं। सर ये बताएं खकवानी साहब, एक बड़ा अहम सवाल पूछने लगा हूँ। जो भी अदालतों में इस तरह भागता है, अदालतों से गिरफ्तारी से, वो आपकी पार्टी में लैंड करता है, तो हम तवक्को रखें कि यहाँ पे ये हो शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब अब आपके ग्रुप में आएंगे? माजी में तो ये कोई 2-4 केसेस हुए हैं, मैं नाम नहीं लेता, आप समझ जाएंगे कि जो भागते हैं अदालतों में, पुलिस से, अदालतों से, गिरफ्तारी से, वो तो आपके पास आ जाता है सर। वो सर देखें, जब लोग आते हैं ना, उनको कोई ऐसी वो तो नहीं है चीज के छाननी के, उसमें से छाननी में से निकाल के जाए। बाकी हमारे जैसे दोस्त हैं, कभी किन की गफलतें हैं, किन क्या चीजें जो ये तो अभी आराम से चल के आए थे। कई लोग तो भागे थे कि उनको तो पकड़ने के लिए भी उनकी इतनी फुर्तियां देखी कि वो हैरान हो गए लोग कि इतने मोटे जिस्म के बंदे कितनी तेजी से भागते हैं। वो भी नजर आए थे आपने टीवी के कैमरों पे। तो वो ये सर, अच्छा, वैसे आप असद उमर साहब का क्या फ्यूचर देखते हैं? क्योंकि वो पीटीआई में फ्यूचर खत्म हो गया, नवाज लीग पीपल्स पार्टी में साफ ज़ाहिर है उनकी गुंजाइश नहीं, इलेक्टेबल है नहीं। इमरान खान साहब के वोट के साथ ही 2 दफ़ा जीते थे, तो शहर का वोट था। अब तो आप समझते हैं पॉलिटिकल फ्यूचर इज ओवर असद उमर साहब का? मेरे ख्याल में सर, जब वो आप लोग लेंगे नहीं ना, वो आएंगे मेरा ख्याल है आपके पास। नहीं, हाँ, इधर क्या आना, वो मुनासिब नहीं समझेंगे। जिनके साथ वो फिर रहे थे उस वक्त उन्होंने सीधी तरह नहीं। हालांकि हम, आपको पता है, हम इनका बड़ा ख्याल करते थे, इनको अपने साथ लेके जाते थे। ये हमने जहांगीर और मैं और असद तीनों साउथ वजीरिस्तान में, जब इनका इस्लामाबाद में इतनी ताल्लुक शायद अभी तक कायम नहीं हुआ था, तो हम अपने साथ गाड़ी में बिठा के लेके गए। मेरे जो अजीज से डेरा इस्माइल खान में, हमारे खाकवानियों का एक मोहल्ला भी है, वहाँ मैंने उनको फोन किया। एक मोहल्ला नहीं है, आप डेरा इस्माइल खान में बड़े खाकवानी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं वहाँ के। सुने तो सही ना भाई साहब, मैं क्या आप बड़े अपने आप को क्या कहूँ। मैंने वहाँ फोन किया तो हम अपने अजीजों के घर ठहरे। जहांगीर, मैं और असद एक घर में ठहरे। क्वेश्चन है कि हमने तो आपस में लोगों को जो आते हैं ना, उनको हम ये नहीं देखते ये इलेक्टेबल है नहीं है। हम कहते हैं एक साथी आया है, पढ़ा लिखा आदमी है, यहाँ पर आए तो ये आकर यहाँ पर पार्टी के अंदर काम करेंगे, इकट्ठे मिलके हम आगे चलेंगे। सफर है। खान साहब, एक इल्जाम लगता था, मैं पूछ लूं क्योंकि टाइम थोड़ा, मैं चाहता हूँ ज्यादा सवाल पूछ लूं, मैं ना कीजिएगा। वो एक इल्ज़ाम लगता था जब ये परवेज खटक साहब की पहली हुकूमत बनी थी वहाँ पे केपी में 2013 में, तो लगता था 3 लोग उसको चला रहे हैं सर, 2 आगे थे, 1 आप पीछे थे। वो जहांगीर तरीन साहब और ये असद उमर साहब जो हैं वो यहाँ से जाते थे, बढ़ के वहाँ पे पख्तून बड़ा रिएक्ट करते थे कि जनाब ये देखें पंजाब से आते हैं, उधर से ये कराची से लोग आते हैं और बैठ के हमारी हुकूमत चलाते हैं। सर वो तो तरीन साहब और असद उमर साहब पे बड़ी अच्छी खासी रिजेंटमेंट हो, आप भी मेरा ख्याल साथ होते थे। आप अगर थोड़ा सा पीछे होते थे, वो फ्रंट पे थे। मैं सिर्फ एक दफ़ा गया हूँ जब अपना
महमूद खान साहब और मैं रीजनल प्रेसिडेंट थे। जी हम आपस में मीटिंग्स में बैठते थे। ये अपना KPK के एक जुज के वो थे, इनके पास 7-8 एमएलए थे। और मैंने महमूद खान को कहा, महमूद खान तुम कितने एमएलए के वो अपना वो रिकमेंडेशन करोगे? कहने के 7 या 8 आदमी। तो कहने का आपके कितने? मैंने कहा मेरे 41 है। तो वो इस किस्म की हम आपस में गपशप लगाते। उनके एक फौतगी हुई थी महमूद खान साहब के घर में, तो मैं उनको एक दफा फाते देने गया हूँ। फिर मैं कभी गया हूँ, अच्छा सर, आपके पास कोई काम बड़ी खबर कराया है? हो, कभी किसी आज तक किसी फ्रंटियर में एक बंदे को किसी को काम कहा हो, मुजरिम हूं अच्छा सबका। सर, एक बड़ी खबर है आपके पास। जहांगीर ठीक तरीन है। साहब लंदन में है सर, कोई मुलाकात हुई है उनकी कोई नवाज शरीफ साहब से? कोई नहीं भाई साहब, नॉट टू माई नॉलेज, और ना ही कोई मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऐसा है। जब सर आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, एक दूसरे से लोग बात कर लेते हैं, तो वो जाकर मुलाकात और चीजें, तो अब व्हाट्सएप बेईमानी पे होगी। राब्ते हैं कोई उनके नवाज शरीफ साहब के, तरीन साहब नहीं, के? मैं वैसे कह रहा हूँ कि लोगों के अगर हैं तो वो जनाब लोग उनके इन आपस में ताल्लुकात तो है ना लोगों के साथ, और वो एक अच्छे मेयार के लीडरशिप्स हैं हमारे नून लीग में भी, बड़े अच्छे लोग भी हैं, और पीपल पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, और हमारी जमात में भी अच्छे लोग आ गए हैं। कई मतलब कौन कौन को एक दो नाम बताएंगे सर खान साहब? देखे ना, आप तो लेने लगे निन्नू, यानी मतलब कोई ना कोई बंदा कोई ना कोई शरारत के मूड में। मैं तो आप